एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 23 मार्च के करेंट अफेयर्स। तो काफ़ी कुछ नई न्यूज़ है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं 23 मार्च के बारे में। बिल्कुल 23 मार्च का दिन, आज ही के दिन 1931 में हमारे देश के 3 हीरो, 3 हमारे फ्रीडम फाइटर जिनका नाम था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी की सज़ा हुई थी 23 मार्च 1931 में लाहौर की जेल में। इन्हें फांसी की सज़ा हुई थी, जिसके बाद इनका अंतिम संस्कार सतलज रिवर के किनारे किया गया था। इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने आज के दिन जो है वो पब्लिक हॉलिडे भी डिक्लेयर किया है। तो आज के दिन हम शहीद दिवस के रूप में याद रखते हैं, क्योंकि हमारे देश के 3 स्वतंत्रता सेनानियों को आज के दिन 23 मार्च को 1931 में फांसी की सज़ा हुई थी। हालांकि हमारे देश में 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है, एक बार है 23 मार्च और एक है 30 जनवरी। 30 जनवरी जिस दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता, हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी का भी निधन हुआ था। तो दोनों दिनों को आपको याद रखना है। इंकलाब जिंदाबाद का स्लोगन जो है वो भगत सिंह जी का स्लोगन है। ठीक है, तो 23 मार्च का दिन, आज का दिन बहुत खास है हमारे देश के यंगस्टर के लिए कि किस तरीके से कितनी कम उम्र में इन तीनों फ्रीडम फाइटर्स ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों को आहूत कर दिया था। उसी प्रकार आज के यंगस्टर्स को भी देश की इंटीग्रिटी बनाने के लिए, अखंडता बनाए रखने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंट पर्सन जो भी न्यूज़ में है उनको हम देखेंगे। अगर आज की क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप परचम के एप्लीकेशन से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे और रिवीजन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलेंगे। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे रानी रामपाल के बारे में। रानी रामपाल कौन है? ये रानी रामपाल जो है वो एक हॉकी खिलाड़ी है ना। साथ ही साथ हमारी वीमेंस हॉकी टीम की कप्तान भी रही हैं रानी रामपाल। इनका एसोसिएशन आप देखेंगे हॉकी फील्ड से है। इंडियन हॉकी प्लेयर रानी रामपाल बिकम द फर्स्ट वीमेन इन द स्पोर्ट्स टू हैव अ स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हर। तो रानी रामपाल पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिनके नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है, और स्टेडियम का नाम क्या है? रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्टेडियम का नाम रखा गया है रायबरेली में। ठीक है, सो इंडियन वीमेन हॉकी टीम स्टार रही है रानी रामपाल, और ये पहली वीमेन बन गई है स्पोर्ट्स में जिनके नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है रायबरेली में। पहले इस स्टेडियम का नाम MCF रायबरेली स्टेडियम था, इसका नाम चेंज करके रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया है। अगर मैं रानी रामपाल जी के बारे में थोड़ा और बताऊं तो इन्हें कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि पद्मश्री अवार्ड, पद्म अवार्ड ने 2020 में दिया गया था। उसी प्रकार यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इनको 2020 में दिया गया था। आप देख सकते हैं इन्हें फिक्की कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड भी रानी रामपाल को दिया जा चुका है। तो ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि रानी रामपाल जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई थी, ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? तो आंसर हो जाएगा हॉकी खेलती हैं, ये हॉकी से एसोसिएटेड हैं। क्लियर? चलिए अगले पर्सन हम यहाँ पे देखते हैं। अगली ये पर्सन है जो कि ट्रांसजेंडर है, जिनका नाम है पद्मा लक्ष्मी। ठीक है, ट्रांस वीमेन है पद्मा लक्ष्मी। बिकम फर्स्ट टू ज्वाइन केरला बार काउंसिल। तो केरला स्टेट की जो बार काउंसिल है उसको ज्वाइन करने वाली पहली ट्रांस वीमेन बन गई हैं पद्मा लक्ष्मी। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रांस वीमेन की जब बात आ रही है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ LGBTQ कम्युनिटी, इन लोगों ने पिटीशन फाइल की थी और ये लोग चाहते हैं कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसको लीगल स्टेटस दिया जाए। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट इस बात के अपोज में है, जिसके कारण गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों एक दूसरे के सामने आ गए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट इस बात का अपोज कर रही है कि इनको लीगल स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना ली है। 18 अप्रैल को इस बारे में सुनवाई होगी और वर्डिक्ट आएगा। राइट, सो यहाँ पे पूरा विवाद क्या है? ठीक है, ये सेम सेक्स मैरिज की बात कहाँ से आई है, क्यों ये लोग ये बात कर रहे हैं?
सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है, और ये पूरा टॉपिक आप जीएस पेपर 2 के साथ एसोसिएटेड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, ये आपको परचम वॉल्यूम 2 पे मिल जाएगा। सो परचम वॉल्यूम 2, जहाँ पर मैं हर वेडनेसडे आप लोगों के लिए जो करंट मुद्दा चल रहा होता है, इशू चल रहा होता है, उसे डिटेल में डिस्कस करती हूँ। आप इस वीडियो को वहाँ पर देख सकते हैं, तो सारी बातें आपको वहाँ से समझ में आ जाएंगी आखिरकार माजरा क्या है। चलिए वापस आते हैं हम अपने करंट अफेयर्स में। सो हु हैज़ बीन इनरोल्ड इन द बार काउंसिल ऑफ द स्टेट एज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर इन केरला। तो केरला के पहले ट्रांसजेंडर वकील के रूप में बार काउंसिल में किसे नामांकित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पद्मा लक्ष्मी को। ठीक है, अभी कोई पहली महिला नहीं है जो बार काउंसिल में आ रही है या जज बन रही है, ट्रांस वीमेन है। इसके पहले अगर आप देखेंगे 2017 में ज्योति मंडल जो थी वो पहली ट्रांसजेंडर वीमेन थी जिन्हें जज के रूप में अपॉइंट किया गया था, और इन्होंने लोक अदालत ऑफ इस्लामपुर इन वेस्ट बंगाल में जो है ओथ या शपथ ग्रहण की थी। वहीं 2018 में अगर हम बात करते हैं विद्या कांबले जो कि एक ट्रांस वीमेन थी, इन्हें भी लोक अदालत महाराष्ट्र में अपॉइंट किया गया था। अब पद्मा लक्ष्मी भी एक ट्रांसजेंडर है, ट्रांस वीमेन है, जिन्हें बार काउंसिल ऑफ द केरला स्टेट में शामिल किया गया है। ठीक है, चलो अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अभी मैंने रिसेंटली कल का ही करंट अफेयर्स था, मैंने बताया था इन्वेस्ट इंडिया के जो आपके सीईओ और एमडी थे, इन्वेस्ट इंडिया के जो सीईओ और एमडी थे जिनका नाम था दीपक बागला, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था, तो ये पोजीशन खाली हो गई थी। इसलिए यहाँ पे मनमीत के नंदा को एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया के। तो मनमीत के नंदा को इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप का अतिरिक्त प्रभार दिया है, एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं, और अभी ये जो है वो एमडी एंड सीईओ बन गई हैं इन्वेस्ट इंडिया के। एडिशनल चार्जेस का मतलब है, मतलब ये कोई और एजेंसी में, ग्रुप में, ऑर्गेनाइजेशन में कहीं और भी काम कर रही है, तो उस काम को संभालने के अलावा एडिशनल चार्जेस अभी इन्वेस्ट इंडिया के एमडी एंड सीईओ के रूप में काम करेंगी। Basically, she is the joint secretary in the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था इन्वेस्ट इंडिया के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इन्वेस्ट इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ था। अगर आप लोगों ने कल का करंट अफेयर्स देखा होगा ना, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि इन्वेस्ट इंडिया का फॉर्मेशन कब किया गया था, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। ये है रणवीर सिंह, इन्होंने विराट कोहली को पीछे कर दिया है, और ये सबसे मतलब मोस्ट वैल्यूबल सेलिब्रिटी बन गए हैं 2022 के अकॉर्डिंग टू द क्रोल रिपोर्ट। तो रणवीर सिंह नेम्ड इंडिया मोस्ट वैल्यूबल सेलिब्रिटी ऑफ 2022। ठीक है, आइए इस बारे में बात कर लेते हैं। रणवीर सिंह जो है सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में चुने गए हैं 2022 में अकॉर्डिंग टू द क्रोल रिपोर्ट, सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022, और इनकी जो ब्रांड वैल्यू है $181.7 मिलियन की है, और रणवीर सिंह यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे जो है वो विराट कोहली बन गए हैं, और पिछले 5 सालों से विराट कोहली जो थे वो मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी में थे। तो सेकंड नंबर पे विराट कोहली, इसके बाद आप अक्षय कुमार, आलिया भट्ट जैसे कई सारे एक्टर्स को देखेंगे। 6 नंबर पे बात करेंगे तो आपको एम एस धोनी भी मिल जाएंगे। सचिन तेंदुलकर पहली बार टॉप 10 में यहाँ पर शामिल हुए हैं अंडर द मोस्ट वैल्यूबल सेलिब्रिटी ऑफ 2022। इसके अलावा अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना, ये दोनों भी टॉप 25 में शामिल हुए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। क्लियर, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे फाउंडेशन डे ऑफ द इंडियन स्टेट। कल गुड़ी पड़वा था, बिल्कुल गुड़ी पड़वा के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी रह गई थी। यहाँ पर आपको एक पूरी लिस्ट दिख रही होगी कि 1956 में जो फजल अली कमेटी बनी थी, उसके बाद ये देखो आप कई सारे यहाँ पे आंध्र प्रदेश को तो पहला भाषा के आधार पे बन गया था 1953 में। बाकी आप ये देखेंगे बहुत सारे राज्यों का फॉर्मेशन जो है 1956 में हुआ था। दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया था 2020 में 26 जनवरी को, राइट। आप देखेंगे यहाँ पे बिहार, तो बिहार राज्य का फॉर्मेशन 22 मार्च 1912 में हुआ था। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बिहार स्टेट फाउंडेशन डे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ग्रीट किया गया बिहार के लोगों को, जो है
क्या ग्रीट किया गया, इनको बोला गया कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ कि 22 मार्च को बिहार का इस फाउंडेशन डे था, बिहार राज्य का गठन हुआ था और ये 111वें नंबर का फाउंडेशन डे था। इसलिए बिहार राज्य ने सोचा है कि पूरा सेलिब्रेशन 22 से लेकर 24 मार्च तक चलाया जाएगा। और इसकी जो थीम है ना, थीम है युवा शक्ति की प्रगति। ठीक है, पहली बार बिहार स्टेट फाउंडेशन डे 2010 में सेलिब्रेट शुरू किया गया था और उस समय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई थी। तब से ये दिन लगातार सेलिब्रेट किया जा रहा है। 22 मार्च को 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से सेपरेट होकर बिहार राज्य का फॉर्मेशन हुआ था। चलिए, तो ये हमारे कुछ बातें थी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे साइंस एंड टेक के बारे में। इसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट पे और चर्चा करते हैं। अब देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एकदम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोला था कि जब हम अपने 100 साल इंडिपेंडेंस के कर लेंगे, जब हम स्वतंत्रता के 100 साल कर लेंगे, मतलब 2047 में, तो हम पूरी तरीके से एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मतलब हम पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर रहे होंगे, हमें फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी कि हमें दूसरे देशों से इम्पोर्ट करना पड़े। मतलब हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ऐसा भारत ने प्रण लिया है। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट थे। तो नरेंद्र मोदी जी ने तो कह दिया कि जब 100 साल आज़ादी के हम मनाएंगे 2047 में, तो हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब इसकी प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, तो आइए उसी रिपोर्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी लॉरेंस बार्कले नेशनल लेबोरेटरी के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है और रिपोर्ट में बताया कि भारत जो है ऑन ट्रैक है। ऑन ट्रैक है मतलब जो भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक जब हम आज़ादी के 100 साल मनाएंगे तो हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऑन ट्रैक है, बहुत अच्छे तरीके से आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत जो है वो इन्वेस्ट भी कर रहा है और काम भी कर रहा है। द स्टडी टाइटल्ड पाथवे टू द आत्मनिर्भर भारत ऑल्सो notes India energy infrastructure need an investment of $3 trillion in the coming decade। इस रिपोर्ट में बताया गया है आने वाले समय में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आपको सोलर एनर्जी जनरेट करनी है या विंड एनर्जी जनरेट करनी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत तो होती है, प्लांट तो सेटअप करने होते हैं। इसलिए आने वाले 3 डिकेड्स में भारत को जो है, अपकमिंग डिकेड्स में भारत को $3 ट्रिलियन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इस स्टडी में हमको ये भी बताया गया है कि 500 गीगावाट 500 गीगावाट नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी हम 2030 तक अचीव कर लेंगे। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑलरेडी अनाउंस किया गया था। इसके अलावा 80% हम क्लीन ग्रिड या एनर्जी 2040 तक प्रोड्यूस करेंगे और 2047 तक 90% हम ग्रीन एनर्जी को जो है वो अचीव कर लेंगे, क्लीन ग्रिड को अचीव कर लेंगे। इसके अलावा 90% तक हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट में जो हमारा एक्सपेंडिचर आता है, जो खर्चा आता है, उसको भी हम रिड्यूस कर लेंगे, ऐसा इस रिपोर्ट से जानकारी मिलती है। चलिए, अब बात करते हैं एशिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के बारे में। ठीक है ना, ये एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर डाया का लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। ठीक है, इसे इनॉग्रेट किया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। इसे इनॉग्रेट किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। कहाँ पर? ये से इनॉग्रेट किया गया है हमारे देवस्थल उत्तराखंड में। ये लगभग 2450 मीटर के एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड एक ऑब्जर्वेटरी है। उसी कैंपस में इसको बनाया गया है, इसको रखा गया है, कैंपस ऑफ द आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। ठीक है, इस कैंपस में इसको रखा गया है। अभी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप क्या करेगा, तो जो स्पेस डेवरीज होती है, मतलब स्पेस का जो कचरा है, सुपरनोवा विस्फोट हो रहा है, कोई एस्ट्रॉइड मतलब वर्ल्ड हमारे अर्थ की तरफ आ रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से उनको जांच करने में, उनको देखने में इस टेलीस्कोप से मदद मिलेगी। यहाँ पर लिक्विड मर्करी का यूज़ किया गया और एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर है जो कि फोकस करने में और इन्फॉर्मेशन को, लाइट को कलेक्ट करने में मदद करेगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं इसरो। अब इसरो ने 2019 में, इसरो के उस समय अगर हम बात करते हैं तो इसरो के उस समय जो चेयरमैन थे वो के सिवान जी थे। उन्होंने अनाउंसमेंट किया था 2019 में 18 जनवरी को कि हम यंग साइंटिस्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्कूल के जो बच्चे हैं उनका मेंटल डेवलपमेंट हो स्पेस की कैटेगरी में, है ना। आप नए नए रिसर्च को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा था कि हम स्कूल चिल्ड्रंस के लिए एक प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। ये अनाउंसमेंट 18 जनवरी
जनवरी 2019 को उस समय के जो इसरो के चेयरमैन थे के सिवान, उन्होंने की थी। और फिर फाइनली 17 मई 2019 में के सिवान जी के द्वारा जो है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जिसका नाम था युविका, ठीक है, जिसका नाम था युविका। अब फाइनली इसरो इस साल भी इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहा है, इसरो टू कंडक्ट यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम इन बेंगलुरु। और इस यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम का नाम क्या है? युविका, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, ठीक है ना, जिसके ज़रिए बेसिक नॉलेज स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, स्पेस एप्लीकेशन का यंग स्टूडेंट तक पहुंचाया जा सके। ये जो पूरा प्रोग्राम रन होगा वो 15 से लेके 26 मई के बीच में होगा। 15 मई से 26 मई के बीच में प्रोग्राम होगा और इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। अगर इसरो के बारे में हम बात करें तो इसरो का फॉर्मेशन हमें पता है 15 अगस्त को हुआ था 1969 में। बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेड ऑफिस है। फाउंडर कौन है? विक्रम साराभाई जी, जो कि पहले चेयरमैन भी थे। वर्तमान चेयरमैन एस सोमनाथ जी हैं। और आर्यभट्ट जो है वो भारत की पहली सैटेलाइट थी जिसको 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं इसरो टू लॉन्च वन वेव इंडिया 2 मिशन फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीकोटा। तो 26 मार्च को 26 मार्च को इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो के द्वारा वन वेव इंडिया 2 मिशन को सतीश धवन सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? इसरो की एक कमर्शियल विंग है। कमर्शियल विंग है मतलब क्या हो गया? मतलब ऐसा तो है नहीं अब किसी दूसरे देश को, किसी दूसरी कंपनी को इसरो की सैटेलाइट मतलब इसरो के रॉकेट की मदद से अपने सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो इसरो तो जाएगा नहीं डील करने के लिए, है ना। जो फंडिंग की बात है, जो फाइनेंस से रिलेटेड डील्स हैं, वो इसरो तो डील करेगा नहीं। तो इसरो की एक कमर्शियल विंग है जिसका नाम है न्यू स्पेस प्राइवेट इंडिया लिमिटेड। ये जो न्यू स्पेस है यही डील करती है अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के साथ जो लोग इसरो के रॉकेट की मदद से अपने सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कमर्शियल एग्रीमेंट हुआ था कि 72 यूके की जो सैटेलाइट है वो इसरो लॉन्च करेगा, ठीक है। यूके बेस्ड एक नेटवर्क है जिसका नाम है एक्सिस एसोसिएटेड लिमिटेड। इनकी 72 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में जो है इसरो लॉन्च करेगा। तो ये सेकेंड नंबर का कमर्शियल मिशन है। पहला जो कमर्शियल मिशन था उसके अंतर्गत 36 सैटेलाइट को हमने लॉन्च कर दिया था लो अर्थ ऑर्बिट में। अब बच गई कितनी? 36 और। तो अभी बची हुई 36 सैटेलाइट को जो है वो 26 मार्च को इसरो लॉन्च कर रहा है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। पहला जो सेट था 36 सैटेलाइट का उसको 23 अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया था, जो कि न्यू स्पेस का या इसरो का पहला कमर्शियल मिशन भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसका दूसरा कमर्शियल एग्रीमेंट है। इसको किससे लॉन्च किया गया है? LVM-3M2 लॉन्च व्हीकल से। अब ये LVM-3 क्या है? LVM आप लोगों ने यहाँ पे GSLV Mark 3 के बारे में सुना होगा। ये जो GSLV Mark 3 मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल Mark 3 जो हमारा 3 स्टेज का आपका रॉकेट है, जो आपका लॉन्चिंग व्हीकल है, उसी का नाम चेंज करके आपने लॉन्च व्हीकल Mark 3 रखा है, ठीक है। अब 26 मार्च को इसको लॉन्च किया जाएगा जिसमें 36 सैटेलाइट को भेजा जाएगा जिसका वेट 5805 kg का है, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में इन सैटेलाइट को लगभग 450 किलोमीटर की हाइट पे जो है वो लॉन्च किया जाएगा। इसकी मदद से क्या होगा, जो मतलब इंटरनेट सर्विसेज ग्लोब के हर एक कॉर्नर में सेटअप की जा सकेंगी। आफ्टर द लॉन्च एक्सिस एसोसिएटेड लिमिटेड विल हैव मोर देन 600 सैटेलाइट इन स्पेस, ठीक है, ऑफरिंग इंटरनेट फ्रॉम स्पेस सर्विस टू द वेरियस कंट्रीज। इसलिए ब्रॉडबैंड सर्विसेज को देने के लिए इसे लॉन्च किया जा रहा है। क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स है। इन लोगों ने डिसाइड किया है कि मोस्ट साइलेंट शिप INS अनुरुद्ध को जो है वो लॉन्च किया जाएगा। ये जो शिप है ये सेकेंड है सीरीज ऑफ 8 इंडिजीनियस शिप बिल्ड बाय द GRSE, ठीक है। तो GRSE जो है वो एक सीरीज तैयार कर रहा है जो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया शिप्स हैं उसकी ये सेकेंड शिप है। बेसिकली जो शिप है ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो शिप है ना ये एंटी सबमरीन ऑपरेशन परफॉर्म करेगी कोस्टल वाटर में, ठीक है। इसके अलावा ये आपके कई सारे रिसर्च वर्क और मैरीटाइम ऑपरेशन करने में भी काम आएगी। लगभग 77.6 मीटर लंबी और 10 मीटर वाइड ये वेसल है, ठीक है, जिसकी स्पीड 25 नॉट की होगी, जिसमें कई सारे रॉकेट्स भी होंगे, लाइट वेट टॉर्पीडो और माइंस भी इसमें रखी जा सकेंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक अच्छी न्यूज़ है, इस पर हम चर्चा करते हैं। विच इंडियन कंपनी गॉट
इंडियाज फर्स्ट BIS लाइसेंस टू मेक फायर रेजिस्टेंस स्टील। देखिएगा, जो फायर रेजिस्टेंस स्टील होता है, अभी तक हम क्या करते हैं, फायर रेजिस्टेंस स्टील का हम इंपोर्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, इसका इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो स्टील होता है ये आपका 600 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मतलब बियर कर सकता है फॉर 3 आवर्स। तो अभी तक हमारे देश में फायर रेजिस्टेंस स्टील जनरली प्रोडक्शन नहीं होता था या बहुत कम मात्रा में होता था, तो हमें इंपोर्ट करना होता था। इसका यूज़ आप रिफाइनरीज में, ब्रिजेस, मेट्रो प्रोजेक्ट में, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स में, पावर प्लांट वगैरह में हम फायर रेजिस्टेंस स्टील का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी भारतीय कंपनी है जिसे BIS लाइसेंस मिल गया है, भारत में पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो कि फायर रेजिस्टेंस स्टील को प्रोड्यूस कर सकेगी। तो आंसर हो जाएगा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने की परमिशन मिल गई है। इंडिया का ये पहला फायर रेजिस्टेंस स्टील स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर सकेगा। कहाँ पर? रायगढ़ छत्तीसगढ़ यूनिट में। VIS 15103 ग्रेड स्टील स्ट्रक्चर जो है इसको डिज़ाइन किया गया है कि टेम्परेचर 600 डिग्री तक जो है बियर कर सकता है फॉर द पीरियड ऑफ 3 आवर्स। अभी तक इस ग्रेड की स्टील को हम इंपोर्ट करते थे। जब से ये सर्टिफिकेशन मिला है, मतलब लाइसेंस मिल गया है, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट करने की वो रिड्यूस होगी, जिससे हम हमारा जो भी राजकोषीय घाटा है, जो फिजिकल डिफिसिट है, उसको भी हम एक तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। आने वाले समय में कई सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए हमें फायर रेजिस्टेंस स्टील की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए अगली बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली ईरोड डिस्ट्रिक्ट में 18वें नंबर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का फैसला लिया। तमिलनाडु की 18th नंबर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सो तमिलनाडु 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू कम अप इन ईरोड। ईरोड में तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है कि ईरोड में 18वें नंबर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को तैयार किया जाएगा, जिसका नाम क्या है? थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लगभग 80,000 हेक्टेयर एरिया में ईरोड डिस्ट्रिक्ट में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फैली हुई होगी, ठीक है। ये जो थनथाई पेरियार एनिमल सेंचुरी है, इसका फॉर्मेशन 2023-24 में किया जाएगा। अभी इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब ईरोड डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी 2 यहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेंगी। एक है बेल्लोड वर्ड सेंचुरी और दूसरा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी आपको इसी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। ये जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा, मतलब एक पाथवे प्रोवाइड करेगा। चलिए, ये आज की लास्ट न्यूज़ है, उसके बाद हम कुछ शॉर्ट न्यूज़ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कुटुंब श्री प्रोजेक्ट के बारे में। कुटुंब श्री एंड द प्रोजेक्ट उन्नति। अब बेसिकली कुटुंब श्री प्रोजेक्ट क्या है, किस राज्य का है, क्यों लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था और अभी न्यूज़ में क्यों है, वो सारी बातों को हम देखते हैं। तो अभी यहाँ पे कुटुंब श्री जो प्रोजेक्ट है ना, इसका एक इवेंट हुआ था, एक सेलिब्रेशन हुआ था और सेलिब्रेशन को अटेंड करने पहुंची थी हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस कारण ये प्रोजेक्ट चर्चा में आ गया। बेसिकली केरला गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाने वाला ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। कुटुंब श्री द केरला स्टेट पॉवर्टी इरेडिक्शन मिशन वाज लॉन्च इन द मे 1998। तो ये केरला राज्य सरकार के द्वारा पॉवर्टी मतलब गरीबी हटाने का ये मिशन था, जिसको 1998 में लॉन्च किया गया था। और इसे इनॉग्रेट, इसे लॉन्च किसने किया था? उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे अपने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य यही था कि केरला राज्य में जो गरीबी है उसका उन्मूलन करना है, उसे हटाना है। और इसे 73rd और 74 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, मतलब आपका पंचायती राज और नगर निगम के बारे में चर्चा हो रही है बेसिकली, तो उसके दायरे में इसे रखा गया था, ठीक है ना। जो कुटुंबश्री है इसको बाद में स्टेट पॉवर्टी इरेडिक्शन मिशन के अंतर्गत रजिस्टर किया गया अंडर द त्रावणकोर कोची लिटरेसी साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटी एक्ट 1955 के अंतर्गत बाद में से रजिस्टर किया गया था, इसलिए ये चर्चा में था। अंत में बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। नागालैंड जो है वो G20 बिजनेस समिट 2023 की मेजबानी करेगा कोहिमा में 5 अप्रैल को, ठीक है। 4th एडिशन एशियन खो खो चैंपियनशिप फॉर मैन एंड वीमेन की शुरुआत हो चुकी है। कहाँ पर? असम में, बक्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को कल बताया था ISSF जो शूटिंग चैंपियनशिप वर्ल्ड कप हो रहा है वो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पे पहला गोल्ड भारत को मिल गया है। तो किसे मिला है? इंडिया के सरबजोत सिंह जी को पहला गोल्ड मेडल ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप में मिल गया है, ठीक है। तो ये न्यूज़ आगे भी हम डिस्कस करेंगे जब और भी मेडल्स हमको मिलेंगे और बाद में लास्ट में हम मेडल टैली को देखेंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, देखिएगा यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा अवार्ड किया गया है प्रेस्टिजियस 2021 नेशनल ह्यूमैनिटीज़ अवार्ड। तो 2021 नेशनल ह्यूमैनिटी अवार्ड जो है इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस एंड प्रोड्यूसर मिंडी कैलिंग को दिया गया है। तो मिंडी कैलिंग को 2021 का नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल दिया गया है यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी वो 7% रहेगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23। इसके अलावा बुरुंडी जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक ईस्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है बुरुंडी। और बुरुंडी में 30 सालों के बाद फिर से आउटब्रेक हुआ है यहाँ पर पोलियो का। तो बुरुंडी अ लैंडलॉक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री हैज़ डिक्लेयर इट्स फर्स्ट पोलियो आउटब्रेक इन 30 ईयर्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली वैक्सीनेशन डे भी मनाया। और वैक्सीनेशन डे हम मनाते ही इसलिए क्योंकि 1995 में ओरल वैक्सीन की शुरुआत भारत में हुई थी। चलिए अब बात करते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चन के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी लॉरेंस बार्कले नेशनल लैबोरेटरी इंडिया विल अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस इन विच ईयर। तो 2047 तक भारत जो है इंडिपेंडेंस बन जाएगा एनर्जी के सेक्टर में। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज साइन एमओयू विद शेल एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिससे इथेन को इंपोर्ट किया जा सके, हैंडल किया जा सके। तो आंसर हो जाएगा गेल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है। तो 126वें नंबर पे भारत है और फिनलैंड अगेन 6वीं बार टॉप पर है। नेक्स्ट है, 4th एडिशन ऑफ एशियन खो खो चैंपियनशिप फॉर मैन एंड वीमेन का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है। तो असम में। असम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Who has become the oldest tennis player to win an ATP Master 1000 title recently? तो oldest player बन गए हैं रोहन बोपन्ना। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, रानी रामपाल और रोहन बोपन्ना का नाम याद रखेंगे, किसी न किसी पेपर में ये दोनों नाम आपको देखने को मिलेंगे। इसरो के द्वारा एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, उस प्रोग्राम का नाम क्या है। तो उस प्रोग्राम का नाम है यूविका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है वो 20 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। तो पूछा जा रहा है इसकी थीम क्या थी। जो थीम थी, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। 10 डे अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है ऑर्गेनाइज की जा रही है 21 मार्च से 30 मार्च तक। किस सिटी में इसका आयोजन किया जा रहा है। बेंगलुरु, जालंधर, चेन्नई या फिर पुणे। तो आपका जो भी आंसर होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। तो आज मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो क्वेश्चन ऑफ द डे था, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि इन्वेस्ट इंडिया का फॉर्मेशन कब किया गया था। दोनों प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी सारे करंट अफेयर्स को हम कल के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।